मैं अंशुआ शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। हमने जो राज्य सरकार का पाठ शुरू किया था, आज इसका अंतिम भाग है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका में हमने मंत्रिपरिषद का अध्ययन कर लिया था। आज हम करेंगे मुख्यमंत्री का अध्ययन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री, पहले देख लेते हैं राज्य की कार्यपालिका क्या होता है। वास्तविक प्रधान होता है, मतलब राज्यपाल जितने भी कार्य करता है व्यवहार में वो कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं, वास्तव में कार्य ये करते हैं। अब नियुक्ति यदि हम देखें तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा देखो किसको नियुक्त करता है कि विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब इसकी शक्ति देखिए, यदि हम मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य, तो देखो मुख्यमंत्री है वो राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। पूरा प्रशासन इस मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। अब पहली इसकी जो शक्ति है वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ये इसका सर्वप्रथम कार्य है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। इसके बाद ये मंत्रियों की एक सूची तय करता है और राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। और ये जो मंत्री है इनकी सूची तैयार करने में मुख्यमंत्री है वो अपने विवेक का प्रयोग करता है कि किस व्यक्ति को हमें किस प्रकार के मंत्री बनाना है, कैबिनेट मंत्री बनाना है, राज्य मंत्री बनाना है। इसके अलावा मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। अब देखो मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और इसमें विभागों का बंटवारा है। अब मान लो एक बार मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, एक बार मंत्रियों में विभाग बांट दिए, लेकिन मान लो वो चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री इनसे असंतुष्ट है या उनका कार्य उनको अच्छा नहीं लगता या उन्हें लगता है कि दूसरा व्यक्ति ये कार्य बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, तो वो क्या करता है उनके विभागों में परिवर्तन करता है। ध्यान रखना मुख्यमंत्री की जो शक्ति है वो सेम प्रधानमंत्री के समान ही है, सारी की सारी यही चल रही है जो प्रधानमंत्री की शक्ति थी। तो आप अगर प्रधानमंत्री की याद कर लोगे, अगर पेपर में मुख्यमंत्री आए तो सिर्फ लोकसभा की जगह विधानसभा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद लिखना है, बाकी वो की वही शक्तियाँ हैं। इसके वाले मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। अब मुख्यमंत्री वो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, उस बैठक की अध्यक्षता करता है और बैठक का जो एजेंडा है जिसको हम कहते हैं कार्यसूची, वो सारा यही तैयार करता है मुख्यमंत्री की हमें बैठक में क्या क्या करनी है, और सारी कार्रवाई वो इसके निर्देश के अनुसार ही चलती है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। तो मंत्रिपरिषद है वो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री क्या करता है, विभिन्न विभागों में अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उन मतभेद को दूर कर सामंजस्य स्थापित करता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। अब मान लो मंत्रिपरिषद के किसी मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया है मंत्री ने, तो उसकी सूचना वो राज्यपाल को देता है। अब राज्यपाल के विचार है वो मंत्रिमंडल को बताता है। इसके अलावा विधानसभा का नेता। अब देखो विधानसभा है वो क्या करती है, कानून बनाती है। तो विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। कानून उसकी इच्छा अनुसार से ही बनाए जाते हैं। अब देखो सारा कानून कैसा बनेगा ये मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। इसके अलावा विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। जब उसको लगे ना कि विधानसभा भंग होनी चाहिए तो वो भंग करने का उसको आदेश दे सकता है। तो ये तो था अपने मुख्यमंत्री। अब हम पढ़ेंगे जो राज्य सरकार का तीसरा अंग था जिसका नाम था न्यायपालिका। राज्य सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में राज्य में जो आता है न्यायपालिका वो होता है उच्च न्यायालय। देखो जो संसद के अंतर्गत हमने केंद्र सरकार में पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय, अब पढ़ेंगे हम उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के बाद न्यायपालिका में स्थान है वो राज्य स्तर पर ये सर्वोच्च न्यायिक संस्था, इसका उच्चतम न्यायालय के बाद इसका स्थान आता है। और न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय के बाद इसका स्थान दूसरा ही है, पहला सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का है और दूसरा इसका उच्च न्यायालय का। और राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है उच्च न्यायालय। इसके अलावा देखो इसकी अब अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि भारत में
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पहले गुवाहाटी जो अपना उच्च न्यायालय था उसके अंतर्गत 5-7 राज्य आते थे, उनका एक ही उच्च न्यायालय था। और वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब देखो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था, सबसे पहले अपने 1862 में। अब देखो उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, तो उस न्यायालय के गठन के अनुसार ये देखते हैं हमें कि अनुच्छेद 216 ये कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति तय करेगा कि किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हमने राष्ट्रपति की शक्ति में भी पढ़ा था कि उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये हमने पढ़ा है। अब राष्ट्रपति कैसे करता है कि जैसे मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करेगा तो जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में, उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक जो कॉलेजियम प्रणाली हमने पढ़ी थी ना, 4 जो न्यायाधीशों का पैनल होता है वो, और राज्यपाल के परामर्श से ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो, और या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो क्या रह चुका हो, अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। इसके अलावा हम देखते हैं उच्च न्यायालय में कि जैसे ये अपना उच्च न्यायालय है, इसकी शक्तियाँ और कार्यकाल वगैरह हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इनका न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, उसके बाद उसकी शक्ति देखेंगे। तो न्यायाधीश का कार्यकाल है वो 62 वर्ष है। देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल था 65 वर्ष, इसका 62 वर्ष। इससे पूर्व ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है या संसद महाभियोग द्वारा इनको समय से पूर्व भी हटा सकते हैं। शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का यदि न्यायाधीश है तो सर्वोच्च राष्ट्रपति दिलाता है। अब हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो उसको शपथ कौन दिलाता है, भारत का राजस्थान का जो राज्यपाल है यदि राजस्थान में नियुक्त हो रहा था। स्थानांतरण कैसे होता है, देखो अनुच्छेद 222 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा होगा। ट्रांसफर इनका राष्ट्रपति करता है। वो कैसे करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इनका ट्रांसफर किया जाता है। वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, मुख्य न्यायाधीश को तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,25,000 रुपये यानी 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। अब अपने यहाँ संविधान में ये जो न्यायाधीश है उनको स्वतंत्रता प्रदान की है कि हम न्यायाधीश की स्वतंत्रता कैसे रख सकते हैं। तो पहले तो है नियुक्ति हेतु विशेष प्रक्रिया। जब इनकी नियुक्ति होती है तो इनकी एक प्रक्रिया होती है, कॉलेजियम प्रणाली, उसमें 4 न्यायाधीश होते हैं। वो राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं कि इन न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता और ये स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे। इनका कार्यकाल निश्चित है, जैसे 62 वर्ष है, तो इनको पता है कि हम अगर ईमानदारी से कार्य करेंगे तो हम इससे पहले कोई नहीं हटा सकता, इसलिए स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते हैं। कार्य व निर्णय पर संसद में चर्चा नहीं, मतलब आलोचनाओं से मुक्ति दी गई है। हमने उसमें भी पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय में कि इनके कोई भी निर्णय को आप संसद में चर्चा का विषय नहीं बना सकते। और जब इनको हटाने की प्रक्रिया है तो वो कौन सी है, महाभियोग, और वो बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित होकर अपना कार्य कर सकते। सेवानिवृत्ति के बाद उस न्यायालय में वकालत पर रोक जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका हो। जिस न्यायालय में ये न्यायाधीश रह चुके हो वहां ये सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत नहीं कर सकते। इसके बाद देखो कार्यपालिका से पृथक्करण, मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है ताकि ये अपना काम आराम से कर सके। इसके बाद अब इनका कार्य क्षेत्र और शक्तियाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका देखते हैं मूल क्षेत्राधिकार। हमने सर्वोच्च न्यायालय में भी पढ़ा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, वैसे ही ये इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जिसमें सबसे पहले सुनवाई होती है। कैसे होती है, किन किन विवाद में होती है, संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। संसद और विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो चुनाव जीत के आए हैं और मान लो कोई चुनाव में धांधली हो गई है, कोई बूथ कैप्चरिंग हो गया है, कोई नकली वोट डाल दिया हो, तो उसमें यूँ लगता ना ये सदस्य गलत तरीके से निर्वाचित होकर आ गया, तो वो सुनवाई सबसे पहले कहाँ होगी, उस न्यायालय में होगी। इसके बाद देखो राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद। अब राजस्व का एकत्रीकरण कर रहे हैं, राजस्व मतलब कर का, तो उसमें भी यदि राजस्व एकत्रीकरण में भी हम देखेंगे कि सबसे पहले वाद है वो कहाँ जाएगा, उस न्यायालय में। मौलिक अधिकार है, कोई वसीयत का
केस है, कोई विवाह की विधि से संबंधित है, कोई कंपनी कानून है, या विवाह विच्छेद यानी तलाक के कोई मुकदमे हैं, तो उनको भी आप सबसे पहले उच्च न्यायालय में ले जा सकते हो। एक है याचिका और याचिका अधिकारिता, ये भी इसकी शक्ति है। याचिका यानी रिट। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय तो सिर्फ मौलिक अनुच्छेद ये 32 में हमने पढ़ा था ना कि सर्वोच्च न्यायालय तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर 5 रिट जारी करता है, लेकिन अनुच्छेद 226 है वो उच्च न्यायालय की रिट के मामले में दिया गया। 226 अनुच्छेद इसमें क्या है कि मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी ये 5 रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये कर सकता है। तो ये तो इसके हो गए मौलिक क्षेत्राधिकार। अब हम देखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो हम सर्वोच्च न्यायालय का भी था तो इसका भी है। तो सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब जो सिविल केस होते हैं उसमें उनका अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है कि कोई आयकर का कोई पेटेंट हो, आयकर हो, पेमेंट हो, उत्तराधिकार हो, तो ये क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता, ये सिर्फ जिला न्यायालय और सेशन न्यायालय के खिलाफ ये अपील सुन सकता है। इसके अलावा आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई सेशन न्यायालय ने किसी अपराधी को या तो 4 वर्ष का कारावास दे दिया हो, दंड दे दिया हो, या मृत्यु दंड दे दिया हो, तो उस सेशन न्यायालय और जिला न्यायालय के विरुद्ध आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, अब मान लो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो भी क्या है, आप उच्च न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हो। इसके बाद में अभिलेख न्यायालय, ये है अनुच्छेद 215। हमने अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय पढ़ा था, ये सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, और ये अनुच्छेद 215 है, इसमें उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय में हमने 2 बात पढ़ी थी। तो पहले तो ये पढ़ी थी प्रथम तो कि इसके निर्णय वो साक्ष्य के रूप में लिखित होंगे और जब कोई भी ऐसा केस दोबारा आएगा तो वो निर्णय आप सुना सकते हो। दूसरा, ये अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अगर इसकी कोई मान लो कोर्ट ऑफ कंटेंट है कि मान लो कोई इसने किसी व्यक्ति को कोई सजा दी या न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया, उसकी अवमानना आप करते हो, उल्लंघन करते हो, तो ये दंड दे सकता है। तो ये था इसका अभिलेख न्यायालय। इसके अलावा देखो इसके पास थोड़ा सा प्रशासन संबंधी क्षेत्राधिकार भी होता है उस न्यायालय के पास। देखो किस किस का क्षेत्राधिकार होता है कि अपने अधीन जो न्यायालय है उसके पत्रों, उसके निर्णयों को ये मंगाकर जांच पड़ताल कर सकता है अपने यहाँ, या अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इसकी भी जांच कर सकता है कि कहीं कोई नीचे का न्यायालय जो उसके अधिकार में नहीं आ रहा उस केस की सुनवाई कर रहा है तो भी ये उसकी जांच कर सकते हैं। और किसी वाद को मान लो कोई केस है उसको एक न्यायालय से हटाकर ये दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। ये है इसका प्रशासन संबंधी क्षेत्राधिकार। और लास्ट और जो अंतिम है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसकी हमने विस्तृत रूप से पहले भी चर्चा की कि कार्यपालिका का कोई आदेश हो या विधायिका द्वारा निर्मित कोई विधि हो तो इसकी ये जांच करता है कि कहीं ये विधि संविधान के विरुद्ध तो नहीं है या मूल अधिकार के विरुद्ध तो नहीं है। तो संविधान और मूल अधिकार के विरुद्ध यदि ये विधि हो तो उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो संसद या राज्य के द्वारा जो भी विधि निर्मित की गई है उनकी जांच करे और संविधान के विरुद्ध या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो उसको वो क्या करे, अवैध घोषित करे। तो विद्यार्थियों ये अपना जो 7वां पाठ था राज्य सरकार ये पूरा हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे राज्यपाल की शक्ति है, मुख्यमंत्री की शक्ति है, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार है, इनके बारे में आप विस्तृत, राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्ति, इनके बारे में आप विस्तृत अध्ययन करोगे। ठीक है, धन्यवाद।